हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 84, जिसमें हम लोक प्रशासन के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के उद्देश्य। राज्य वित्त आयोग के क्या उद्देश्य हैं, इसको 50 वर्ड्स में लिखना है। तो पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, एरो बनाकर, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बनाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर में पॉइंट सही होने चाहिए, सुस्पष्टता होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है, राज्य की संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करना। यानी इसका कार्य क्या हो गया या इसका उद्देश्य क्या हो गया, राज्य की जो संचित निधि है उससे विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय को धन आवंटित करना। वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में कार्य करना। राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, शुल्क, टोल और अधिशुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच आवंटन करना। तो ये कार्य जो है राज्य वित्त आयोग के हो गए। इस तरह से आपको ये लिखना है, आप और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर है संभागीय आयुक्त पद का महत्व। संभागीय आयुक्त जो पद है उसका महत्व यहाँ पर बताना है। पहला है जिला प्रशासन पर नियंत्रण रखना, जिला स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय करना, स्थानीय इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण करना और उनका उचित मार्गदर्शन करना, विकासात्मक व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखना। विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रम है, उनके क्रियान्वयन को ये दिखता है। प्रशासनिक कार्य यथा जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करना। न्यायिक कार्य जैसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इत्यादि कानून से संबंधित जितने भी वाद है उस पर भी ये कार्य करता है। ओके, तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं, संभागीय आयुक्त का महत्व। नेक्स्ट है, सामान्य विशेषज्ञ विवाद समाधान हेतु विभिन्न समितियों व आयोगों के सुझावों को लिखिए। सामान्य विशेषज्ञ विवाद जो है उसके समाधान के लिए हमें जितनी भी समितियां और आयोग बने हैं उनके सुझावों को यहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भारतीय व्यवस्था का पुनर्गठन कर यह निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि कौन सा विभाग सामान्य के और कौन सा विभाग विशेषज्ञ के अधीन होगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की वही जो है सुझाव लिखना है जो सामान्य विशेषज्ञ विभाग से संबंधित हो, अनावश्यक जो है आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग क्या कहता है, ये बोलता है कि भारतीय व्यवस्था का पुनर्गठन कर यह निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि कौन सा विभाग सामान्य में आएगा और कौन सा विभाग विशेषज्ञ के अधीन रहेगा, यानी दोनों का स्पेशलाइजेशन कर देना। नई विशेषज्ञ अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए, उदाहरण शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि। जितनी भी नई विशेषज्ञ अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठित हो, जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई और कृषि। फिर है सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों को साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, दोनों को साथ साथ प्रशिक्षण, ताकि दोनों एक दूसरे की वास्तविकता व चुनौतियों को समझ सके, दोनों का प्रशिक्षण साथ साथ हो। फिर हम बात करें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उनके अनुसार सुझाव क्या है। इसके अनुसार सेवाओं को कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक, यहाँ कार्यात्मक मिसप्रिंट है, कार्यात्मक व गैर कार्यात्मक दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। कार्यात्मक में कार्य से जुड़े पद विशेषज्ञ, गैर कार्यात्मक में मुख्यालय से जुड़े सामान्यज्ञ। इस तरह से हो गया कि कार्य से जुड़े जो विशेषज्ञ वो कार्यात्मक, वो गैर कार्यात्मक में मुख्यालय से जुड़े जो पद सामान्यज्ञ हैं उनको यहाँ पर विभाजित किया जाना चाहिए। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सुझाव हो गए, प्रथम के हो गए। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं हर उत्तर के बाद में आपको ये ज़रूर बोलती हूँ कि आप अपने हिसाब से और उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ये एक रेप्लिका है कि हाँ आप इस हिसाब से उत्तर लिखिए, आप हो सकता है कि मुझसे भी बेटर उत्तर लिख पाएँ। वो तो प्रैक्टिस पर निर्भर कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना दैनिक अभ्यास करते हैं। निगमित अभिशासन के तत्वों को स्पष्ट कीजिए व इसके महत्व को समझाइए। निगमित अभिशासन के तत्वों को स्पष्ट करना है और इसके महत्व को समझाना है, 50 वर्ड्स। जैसा कि अभी जो रिसेंट जो आरएस मेंस हुआ है उसमें इस तरह के प्रश्न जो हैं वो 50 वर्ड्स में पूछे गए हैं। हमेशा 100 वर्ड्स में बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, विश्लेषण, महत्व, स्पष्ट, इस टाइप के वर्ड, मूल्यांकन। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें 50 वर्ड्स में भी जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आपको इस बार इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि कोई भी प्रश्न हो, चाहे 50 वर्ड्स हो चाहे 100 वर्ड्स हो, हमें दोनों के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तत्व, अब हम बात करें तत्वों की, तो तत्व में हो गया अधिकतम प्रकटीकरण,
निगमित शासन में अगर हम बात करें तो अधिकतम प्रकटीकरण होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए, कानूनों की पालना होनी चाहिए, निवेशकों में एकरूपता होनी चाहिए। तो ये सभी तत्व इसमें समाहित होते हैं निगमित अभिशासन में। अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व में यह है कि व्यवसाय में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व सहभागिता सुनिश्चित करना। व्यवसाय में क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। इन सभी का सुनिश्चितीकरण होना चाहिए। कॉर्पोरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी, जालसाजी व घोटालों को रोकना। कंपनी के अंतर्गत निर्णय में सभी निवेशकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। कंपनी के अंतर्गत अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो जितने भी निवेशक हैं उनका प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चितता भी तय हो। व्यवसाय में नीति निवेश को आकर्षित करता है। व्यवसाय में जितनी भी नीति और निवेश होते हैं उनको आकर्षित ये करता है। तो इस तरह से इसका महत्व हम देख सकते हैं। पारदर्शिता से करदाताओं के अंशदान का सदुपयोग सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर पारदर्शिता हम लाते हैं तो करदाताओं का जितना भी अंशदान है उनका सदुपयोग हो पाता है। सदुपयोग भी कहाँ होता है? सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में। सामाजिक उत्थान देख लीजिए, आर्थिक जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति देख लीजिए, आर्थिक विकास हो गया, इन सभी में करदाताओं के अंशदान का सदुपयोग किया जाता है। व्यवसाय के सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण। व्यवसाय के जितने भी हितधारक हैं उन सभी के हितों का संरक्षण करना भी इसका महत्वपूर्ण रोल जो है कहीं ना कहीं शो होता है हमको। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं महत्व में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री पर शक्तियों की तुलना में जवाबदेहिता ज़्यादा प्रभावी होती है। गठबंधन सरकार में क्या होता है कि मुख्यमंत्री पर शक्तियों की तुलना में जवाबदेहिता ज़्यादा प्रभावी होती है, स्टेटमेंट दिया गया है। इस संदर्भ में गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के कार्य को स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न ही जो है वो 50 वर्ड्स में पूछे जाते हैं आजकल। तो आपको ये प्रश्न जो है 50 और 100 वर्ड दोनों में तैयार करना है, क्योंकि विश्लेषणात्मक प्रश्न अभी 50 वर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न जो है मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रशासनिक व राजनीतिक उत्तरदायित्व में समन्वय स्थापित करना। स्टेटमेंट के बाद हम बात करें कि क्या है, मुख्यमंत्री क्या करता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है उनमें क्या करता है, ये समन्वय स्थापित करता है, दोनों में तालमेल ये बिठाता है प्रशासनिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व में। नीति निर्माण में सभी दलों की सहमति। अगर कोई भी नीति निर्माण है तो उसमें सभी दलों की सहमति हो, इसका सुनिश्चितकरण भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है कि नीति निर्माण में सभी दलों की सहभागिता और सहमति हो। प्रशासन में विभिन्न विचारधारा वाले दलों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रशासन में अगर मान लो कोई विभिन्न प्रकार के विचारधारा वाले दल है, एक दल की विचारधारा अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, तो उन सभी दलों में सामंजस्य स्थापित करना और सभी की एकमत राय लेना, ये मुख्यमंत्री का कार्य हो जाता है। मंत्रिमंडल में विभाग आवंटन में सभी दलों की भागीदारी व सहयोग प्राप्त करता है। मंत्रिमंडल में विभाग के जब आवंटन किया जाता है तो सभी दलों की भागीदारी होती है और सभी का सहयोग ये प्राप्त करते हैं। तो विभाग आवंटन में भी क्या होता है, दलों की भागीदारी और सहयोग प्राप्त करना मुख्यमंत्री का कार्य हो गया। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ सरकार के स्थायित्व की जवाबदेहिता में संतुलन करता है। अगर मान लो गठबंधन सरकार है तो मुख्यमंत्री प्रशासनिक शक्तियों तो रखता ही है, साथ ही क्या करता है कि सरकार की स्थायित्वता बनी रहे, सरकार गिरे नहीं, तो जवाबदेहिता में संतुलन भी ये रखता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निजी प्रशासन के अधिक दक्ष व कुशल होने के बावजूद लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है? आज की सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो सारे ही इस बार जो मेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने तैयार किए हैं। तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। अपकमिंग जो मेंस एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीरीज़ 84 में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों टाइप के में पूछे जा सकते हैं। तो 100 वर्ड्स में तो आपको पता ही है कि किस तरह से डिटेल, लेकिन उसी को आपको समाहित करके 50 वर्ड्स में किस तरह से लिखना है, उसी के बारे में ये सीरीज़ है। तो इसको आप कंप्लीट देखिए, अपने नोट्स तैयार करिए, चाहे अलग से तैयार करिए या फिर आप ऑनलाइन सेव करिए, वीडियो को सेव करिए, डाउनलोड करिए। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप किस तरह से आप तैयार करते हैं, बस आपको तैयार करना है, मेरी एडवाइस यही है। अब हम बात करें कि निजी प्रशासन के अधिक दक्ष व कुशल होने के बावजूद लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है। निजी प्रशासन के बारे में पूछ रहा है, दोनों को दक्ष बता रहा है और फिर लोक प्रशासन को भी महत्वपूर्ण, दोनों को संतुलित करते हुए हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण करना होता है। समाज के पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य क्या होता है, लोक प्रशासन का होता है। निजी प्रशासन के गैर लाभ प्राप्तकर्ता क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना। लोक प्रशासन क्या करता है, निजी प्रशासन के जो गैर लाभ प्राप्तकर्ता क्षेत्र होते हैं वहां पर भी सेवा प्रदान करता है लोक प्रशासन।
निजी प्रशासन के विपरीत लोक प्रशासन पर विधायिका के द्वारा अंततः जनता का नियंत्रण होता है। अगर निजी प्रशासन के विपरीत लोक प्रशासन पर किसका होता है? विधायिका के द्वारा अंततः। विधायिका तो नियंत्रण रखती है, लेकिन अगर हम अंतिम जो नियंत्रण माने तो वो किसका होता है? जनता का होता है। समावेशी विकास हेतु, समावेशी विकास करने के लिए भी लोक प्रशासन आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र जो निजी प्रशासन द्वारा पोषित नहीं हो पाते हैं को लोक प्रशासन द्वारा सेवा दी जाती है। ऐसे क्षेत्र हो गए जिनको निजी प्रशासन के द्वारा पोषण नहीं मिलता है या पोषित नहीं होता है, तो वहाँ पर लोक प्रशासन सेवा प्रदान करता है। तो इस तरह से आज हमने सीरीज़ में 50 वर्ड्स के प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस किया। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। तो सीरीज़ पसंद आ रही है तो फिर लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते? ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं देखती हूँ कि वो चैनल पर आते हैं, देखते हैं वीडियो को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए, ओके, ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, मैं और भी आपके लिए अच्छा वर्क करूँ और बेहतरीन प्रश्न और भी सेक्शन के अच्छे प्रश्न मैं लाने का प्रयास करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।